ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह स्वतंत्र होता है, मगर बाद में विज्ञान, जाति, साहित्य, कला, धर्म, विचारधारा आदि उसे जकड़कर उसे गुलाम बना देते हैं। किसने कहा है? रूसो ने। वैश्विक व्यापार और भारतीय किसान, ये आजकल आप देखते हैं कि खूब व्यापार की बातें भी हो रही हैं। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अमेरिका में कृषि का स्वरूप व्यवसायिक है, जबकि भारत में अधिकतर लोगों का जीवन निर्वाह खेती और गहन निर्यात पर निर्भर करता है। यह लाखों छोटे भारतीय किसानों की आजीविका बनाम अमेरिकी कृषि व्यापार व्यवसाय के हितों का सवाल है। भारतीय किसान पिछले 4 वर्षों से फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए और बाजार तथा उनकी जमीन पर कॉर्पोरेट नियंत्रण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा पारस्परिक शुल्क लागू करना हमारी कृषि के लिए एक गंभीर झटका होगा। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह सिर्फ व्यापारिक चुनौती नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र की स्थिरता और किसानों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ा। रिसर्च थिंक टैंक जीटीआर वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल के अनुसार भारत अमेरिकी शुल्क से गंभीर रूप से प्रभावित होगा। अमेरिका के साथ कृषि व्यापार में अधिशेष के बावजूद कृषि परिधान, ऑटोमोबाइल, गाड़ियों के पुर्जे, आभूषण, अन्य छोटे तथा मध्यम उद्योगों पर अमेरिका की नई व्यापार नीति से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कृषि व्यापार सिर्फ $8 अरब का है, जिसमें अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा है। और आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में किसानों की हालत कोई अच्छी नहीं है और उनकी मांगें भी जायज रहती हैं। भारत मुख्य रूप से चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल, काली मिर्च निर्यात करता है, जबकि अमेरिका बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब, दाल निर्यात करता है। नए पारस्परिक शुल्क के तहत हमें गेहूं, मक्का, दालें और मांस, दुग्ध उत्पाद और कई अन्य चीजें आयात करनी पड़ेगी, जो किसानों की आजीविका तथा देश की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, मगर अमेरिका का 38.29% शुल्क लागू होने से 600 रुपये कीमत वाला देसी घी 760 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। यह बढ़ी हुई 160 रुपये की कीमत सीधे अमेरिकी कृषि व्यवसायी बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास जाएगी। अमेरिका में 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन की लागत 1700 रुपये है, और जबकि भारत सरकार का 1 क्विंटल गेहूं का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना 2425 रुपये है। स्पष्ट है कि भारतीय किसान लागत में अमेरिकी किसानों का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत में किसानों की औसतन 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, और अगर गेहूं और धान के घरेलू बाजार अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिए जाएं तो भारतीय किसान की क्या स्थिति होगी, कहना बहुत मुश्किल है। व्यापार शुल्क दरअसल समृद्ध पश्चिमी देशों के पक्ष में मूल्य असंतुलन को दूर करने का हथियार है। व्यापार शुल्क में कोई भी वृद्धि भारतीय निर्यात को अमेरिका में कम प्रतिस्पर्धी बना देती है। डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक शुल्क नीति से भारतीय कृषि उत्पाद, समुद्री खाद्य और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अमेरिका में 31% तक अधिक महंगे हो जाएंगे। इससे अमेरिकी उपभोक्ता महंगे भारतीय खाद्य उत्पादों के मुकाबले खाद्य पदार्थ के मुकाबले सस्ते वैकल्पिक उत्पादों को वरीयता देंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका भारत के साथ अपने 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए प्रमुख कृषि निर्यात गेहूं, कपास, मक्का, सोया, मांस को भारत में निर्यात करने की योजना बना रहा है। अमेरिका का भारत को कृषि सब्सिडी कम करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने और आप देखते हैं कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों, अमेरिकी मक्खन, मांस और दुग्ध उत्पाद के लिए भारतीय बाजार खोलने का सुझाव देना और वैश्विक कृषि में आप देखिए विषमता की अनदेखी करता है। भारत अन्य विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा कुछ फसलों में रियायत और सब्सिडी दी गई थी, ताकि विकासशील देशों में घरेलू किसानों को विकसित देशों द्वारा फसल आयात की डंपिंग से बचाया जा सके। WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मसलन भारत कपास की प्रति एकड़ फसल के लिए 8% यानी कि 8000 रुपये तक की सब्सिडी देता है। यह सिला पिछले 3 दशक से जारी है, मगर ट्रंप की पारस्परिक शुल्क नीति के कारण WTO अप्रासंगिक हो गया है। भारत कपास, दूध, चावल, गन्ना, अन्य कृषि उत्पादों का अव्वल उत्पादक बनकर उभरा है, मगर नए पारस्परिक शुल्कों के कारण हमें कपास, गेहूं, मक्का, डेयरी तथा अन्य उत्पादों को भी अमेरिका से आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वनस्पतिक तेल में भी ऐसा ही है। सन 1990 तक भारत तिलहन में आत्मनिर्भर था, मगर आयात करों में भारी कमी करके
हमें अन्य WTO देशों में वनस्पति तेल आयात करने पर मजबूर होना पड़ा। आयातित सस्ते ताड़, सूरजमुखी और अन्य तेलों की डंपिंग ने हमारे किसानों के लिए तिलहन की खेती को अलाभकारी बना दिया और किसानों ने तिलहन की खेती छोड़ दी है। इससे वनस्पति तेलों की भारी कमी हो गई है। सरकार को वर्तमान में प्रति वर्ष $16 अरब का नुकसान वनस्पति तेल के आयात के कारण हो रहा है। डर है कि मक्का, ज्वार और दालों के मामले में भी यह स्थिति हो सकती है, जो हमारे शुष्क भूमि वाले छोटे किसानों की खेती के लिए जीवन रेखा है। भविष्य में यह स्थिति अमेरिका से सस्ते चावल, कपास, गेहूं और दुग्ध उत्पादन की डंपिंग करने से हो सकती है और उक्त उत्पादों में भारतीय किसान अपनी फसल की लागत भी निकालने में सफल नहीं होंगे। वे बर्बादी के कगार पर पहुंचने लगेंगे। और क्योंकि भारत में किसान पहले से कर्ज और फसल की वाजिब कीमत न मिलने से आत्महत्या कर रहा है, इसलिए मसला लाखों छोटे भारतीय किसानों की आजीविका बनाम अमेरिकी कृषि व्यवसाय के हितों का है। कई हजार बड़े किसानों के साथ अमेरिकी कृषि व्यवसायिक हैं, जबकि भारत में 85% छोटे किसान अपनी आजीविका के लिए टिकाऊ खेती करते हैं। अमेरिकी किसानों को सभी फसलों के लिए सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है, जबकि भारतीय किसानों को खेती के खर्च पर 8% से कम सब्सिडी मिलती है। इस विषमता को ध्यान में रखते हुए कृषि व्यापार में भारत किसान समान भागीदार नहीं हो सकता है। इस तरह भारतीय किसानों पर समान परस्पर शुल्क नहीं लागू किया जाना चाहिए और इस परिस्थिति से निपटने के लिए भारत की रणनीतिक अत्यंत सूझबूझ की होनी चाहिए। हमें अमेरिकी डंपिंग से भारतीय किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने के साथ कम शुल्क की बातें करनी चाहिए। अमेरिकी शुल्क के विरुद्ध खड़े होने के लिए यूरोपीय संघ और ब्रिक्स देशों के साथ मोर्चा बनाना, द्विपक्षीय व्यापार की पहल करनी चाहिए तथा विश्व व्यापार में भारतीय कृषि को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान एवं खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह भी हकीकत है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारी फसल उत्पादकता दुनिया के अन्य प्रमुख देशों के औसत से काफी पीछे है। ऐसे में अब भारत को न केवल अपनी किसानों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा, बल्कि एक ऐसी नीति बनानी होगी जो व्यापारिक उतार चढ़ाव के बीच भी उसकी स्थिरता सुनिश्चित कर सके। आप सोच के देखिए आप कि यही तो आपको आंसर राइटिंग निबंध में लिखना है कि आप देखिए समस्याएं बता दी गई, उनका समाधान बताया जा रहा है। समझ रहे हैं? आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। ये शब्दों को वरतना, हमारे शब्द और उनकी अभिव्यक्ति हमको अपने भाव प्रकट करने में मदद करते हैं। अपने विचार को शब्द देकर हम अपने मन की जकड़बंदी से मुक्त होता हुआ सा महसूस करते हैं। अपने शब्दों को गौर से देखकर ही हम यह कह सकते हैं कि इनका कोई अंत नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी की तारीफ करने के लिए हमारे पास अनगिनत शब्द मौजूद हैं। किसी से प्रभावित होकर उसके काम के लिए हमारे मुंह से तारीफ की झड़ी लग ही जाती है। कमाल, शानदार, अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या कहना, लाजवाब, आदि शब्द एक के बाद एक अभिव्यक्त होते चले जाते हैं। यह सुनकर किसी को भी अच्छा लगता है, खुशी की लहर जाग उठती, आगे जाकर और अच्छा काम करने का उत्साह जाग जाता है। उसी तरह आप देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक पर्याप्त शब्दकोश होता भी है, मगर वे मितभाषी होते हैं, जनसंपर्क में इतने कुशल नहीं होते हैं, वे खुलकर अपने शब्दों को आवाज नहीं दे पाते हैं। कारण यह है कि वे लोग अपने काम में मगन और खामोश रहते हैं, मगर इनके मौन रहने से इतना नुकसान कभी नहीं होता है जितना वैसे लोगों की मुखरता से हो जाता है जो बस बोलते ही जाते हैं। शब्दों ने किसी को अगर कुछ नैतिक बल दिया तो बहुत कुछ लिया भी है। हम आए दिन देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग शब्दों को वरतने में चूक जाते हैं। वे एक ऐसा शब्द कह देते हैं कि मन की तकलीफ बढ़कर 100 गुना हो जाती है। किसी विचारक ने आप देखिए कहा भी है कि तन के दर्द से मन की पीड़ा 100 गुना ज़्यादा दुख देती है। उदाहरण के लिए आप देखिए, चुनाव प्रचार के समय नेताओं के शब्द यानी उनके वादे, मगर जब ऐसे शब्द या वादे खोखले साबित होते हैं तो बहुत उदासी महसूस होती है और दर्द होता है। यही बेवजह नहीं है कि नेताओं के शब्दों पर एक लतीफ़ा तक बन चुका है। नेता यह बता सकते हैं कि कल क्या होगा, अगले 5 साल में क्या होगा, और उसके 5 साल बाद वे भी कुशलता से बता सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। कहा जाता है कि राजनीति का सारा खेल शब्द जाल का ही है। जनता की तालियों के बीच नेता बोल कर चले देते हैं, पर जनता उन्हीं शब्दों से कितनी छलनी होती है, इससे किसी को कुछ भी लेना देना नहीं होता है। सोक्रात ने कहा था कि शब्द का गलत उपयोग आत्मा में बुराई उत्पन्न करता है। वे एक के बाद एक के बारे में नहीं, समुचे समाज की बात कर रहे थे। शब्दों का गलत उपयोग करना वह है जो महज स्वार्थ और प्रचार के लिए किया जाता है, मुनाफे के लिए।
और आप देखते हैं कि बिना यह जिम्मेदारी के लिए शब्दों का क्या मतलब है। जब भाषा का उपयोग शक्ति प्राप्त करने या पैसे कमाने के लिए किया जाता है तो वह गलत होता है। यह झूठ बोलना अनेक जीवन को दुविधा में डाल देता है। हालांकि राजनीतिक फायदा उठाने वालों की सोच, छल, नकारात्मक सोच में से अब लोगों ने आप देखते हैं कि क्या लोगों ने उनके शब्दों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। और अब समस्या शब्द की नहीं, संप्रेषण की भी हो चली है। जीवन पर हावी तकनीक की दुनिया में इमोजी ही शब्द बनती जा रही है। और देखा भी होगा, इसके आगे सारे शब्द बेअसर, बेचारे, अनुपयोगी बनकर रह गए। लोग अब मोबाइल संदेशों में बात करते हुए शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं, मगर आत्मीयता के चिन्ह तो केवल शब्द में ही पाए जाते हैं ना। शब्द वास्तव में ताकत के प्रतीक होते हैं। इसलिए शब्दों की महिमा को अपरंपार और अक्षय को नश्वर बताया गया है। शब्दों की धार तलवार से भी ज्यादा तेज होती है। तलवार की धार से एक बार आदमी भले ही बच जाए, मगर शब्दों की मार उसे कहीं ना कहीं का नहीं छोड़ती। यही कारण है कि संभल कर बोलने में उपयुक्त शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जो संभल के बोलेगा वह भाई भरी ना लूटे, भले ना लूटे, पर जीतेगा वही, यह तय है। संसार पर राज वही करता है जो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल जानता है और कब कहाँ क्या शब्द बोला जाए इसे समझता है। हमारे बुजुर्ग भी हमेशा यह कहते हैं कि कभी भी किसी को दिल दुखाने या चुभने वाली बात ना करें। सच यह है कि समय बीत जाता है और वह मौका भी चला जाता है, पर बातें यानी शब्द याद रहते हैं। आजकल कुछ अभिभावक भी अपने बच्चों के प्रति चिंता के कारण उनसे कुछ ना कुछ बेमानी बोल देते हैं। दरअसल वे बालक के पालक हैं और उनके मन में ममता है, इसलिए उनके शब्द हमेशा हृदय से निकलते हैं। और उनके मन में अपनी संतान के लिए असल नाराजगी नहीं होती है, इसलिए अपने बच्चों के लिए उनका वह गुस्सा बस शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। मगर कई बार बच्चे इसे समझ नहीं पाते और कोई गलत कदम तक उठा लेते। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब माता पिता ने बच्चे को 17-18 साल बहुत ही प्यार से पाला पोसा, उनकी हर इच्छा पूरी की, मगर एक पल में कभी कोई मतभेद हुआ या अभिभावक ने कुछ कहा तो कई बार घर छोड़कर ही चला जाता है। कबीर का कहना है कि मनुष्य को हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए। मधुर वाणी और अच्छे स्वर में बोला जाने वाला हर एक शब्द अच्छा लगता है। ऐसे शब्द सुनने वाले के लिए औषधि का काम करता है। इसके विपरीत अगर मनुष्य कड़वे शब्द बोलता है तो कटु वाणी में बोला गया शब्द कभी कभी सुनने वालों को आघात पहुंचा सकता है। बताइए बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दिया करिएगा, बताया करिएगा। आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच है आप लोगों की, समझे कि नहीं समझे? कि शब्दों की कंजूसी आप लोग भी करते हैं, शब्दों की कंजूसी नहीं करना है आपको। बचाव का मोर्चा, पहलगांव में जो आतंकी अटैक हुआ था ना, उसके बाद चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहलगांव हमले के बाद जिस तरह दुनिया के अनेक देश भारत के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, उससे निश्चित ही पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध को बल मिला है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान सदा से भारत के विरुद्ध आतंकवाद को पोसता और एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। विश्व आतंकवाद की सूची में वह भी दुनिया के सबसे ऊपर के देशों में शुमार है। इसलिए चीन को छोड़कर शायद ही किसी की पाकिस्तान को खुला समर्थन है। पहलगांव की घटना के बाद देश में जनाक्रोश है, पर सरकार अभी राजनीतिक रूप से संयम बरत रही है। तो उसकी वजह साफ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सैन्य कार्रवाई समस्या का समाधान नहीं है, मगर रूस, जापान, अमेरिका आदि ने आतंकवाद से निपटने में भारत का समर्थन किया है। फिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहलगांव हमले के बाद से ही वह लगातार नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर रहा है। वह संघर्ष विराम का उल्लंघन कर एक तरह से भारत को उकसा रहा है, मगर भारत अभी सही समय के इंतजार में। देखिए, अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र की बात, तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह तो साफ है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए केवल सैन्य कार्रवाई काफी नहीं है, उनके खिलाफ लंबे वक्त की रणनीति बनाकर हमले करने होंगे। इसलिए सरकार ने पहले उस पर आर्थिक आघात करने का निर्णय लिया। उसमें सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार का आयात निर्यात रोक दिया। माली बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान पर 2 बड़े हमले और उसके बाद सेनाध्यक्षों की कार्रवाई के लिए खुली छूट दी गई। और अब कई राज्यों में हवाई हमलों के वक्त नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा के अभ्यास कराए जाए।
गए। जाहिर है कि ज़मीनी जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। हालांकि कुछ लोग अब भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले में देर नहीं होनी चाहिए, मगर अब तक के अनुभवों से जाहिर है कि तत्कालिक प्रतिक्रिया में की गई कार्रवाई का कोई उल्लेखनीय स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा है। पुलवामा उड़ी हमले के बाद सेना ने पाकिस्तान सीमा में घुसकर लक्षित हमले किए थे, पर हकीकत यह है कि वहां आतंकी प्रशिक्षित शिविर बंद नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध के लिए ठंडे दिमाग से रणनीति बनाई जा रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उसका उल्लेखनीय नतीजा निकल सकता है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों को संरक्षण और प्रशिक्षण देती रही है। जाहिर है कि इन दोनों को सबक सिखाए बगैर इस समस्या पर काबू पाने का भरोसा नहीं दिलाया जा सकता है, मगर इसके लिए सैन्य कार्रवाई की समांतर ही वहाँ की सियासी हुकूमत पर नकेल कसना भी जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान एक तरह से दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है। चीन की इमदाद पर उसका गुजारा चल रहा है। बाहरी रकम का बड़ा हिस्सा सेना के हिस्से में चला जाता है। ऐसे में उसे बाहर से मिलने वाली इमदाद उसकी अंदरूनी कमजोरियों पर भी हमला करना जरूरी माना जाता है। भारत उसे उन सभी मोर्चों पर घेरने में कमजोर करने में जुटा है। इस रणनीतिक घेरेबंदी से बेहतर नतीजों की उम्मीद है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभिव्यक्ति की सीमा हास्य मानव जीवन का एक अहम सहज हिस्सा रहा है, लेकिन क्या इसके नाम पर किसी को किसी व्यक्ति, समूह या पहचान का मजाक उड़ाने, इस तरह उन्हें चोट पहुंचाने की छूट मिली है? किसी भी सभ्य समाज में लोगों के भीतर इतनी समझ और संवेदना होती है कि वे मनोरंजन और हंसने हंसाने के नाम पर किसी को भावनात्मक चोट पहुंचाने, उसे कमतर महसूस कराने या फिर अपमानित करने का समर्थन कतई नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टीवी के एक मशहूर कार्यक्रम के मुख्य भागीदार सहित सोशल मीडिया पर खासा असर रखने वाले अन्य 5 लोगों को भी तलब किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी यानी SMA नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाया। अदालत ने ऐसे लोगों को उपवास करने वाले जानी मानी हस्तियों को नुकसानदेह और मनोबल को चोट पहुंचाने वाला करार दिया। कहा कि सुधार के लिए कोचिक कदम और दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत है ताकि ऐसी चीजें फिर ना हो। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। दरअसल हाल के दिनों में हास्य कार्यक्रमों में जिस तरह के शब्दों हाव भाव का प्रदर्शन किया जाने लगा है, उसमें हंसने हंसाने से ज्यादा कई बार आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर छूट लेने वाले कुछ लोग अक्सर ऐसे मौकों को कुंठा और अश्लीलता परोसने का जरिया भी बना लेते हैं। आजकल देखिए सोशल मीडिया पर कितनी घटिया अश्लीलता दिखाई दे रही है। सवाल है कि अभिव्यक्ति की सीमा क्या हो जो वास्तव में अधिकार की गरिमा को स्थापित करे, स्वस्थ विचार या फिर हास्य को प्रोत्साहित करने का जरिया बने। लोकतांत्रिक चेतना वाला हास्य कलाकार अधिकारों की बात करता है, पर किसी का मजाक नहीं बनाता है। आम लोगों को हंसने के लिए किसी दिव्यांग अन्य वंचित तबके का मजाक उड़ाने की जरूरत पड़ती है या उसमें कुछ असहज नहीं लगता, तो निश्चित रूप से अभिव्यक्ति के अधिकार का बेजा इस्तेमाल है। ऐसी हरकतें कुछ लोगों का मनोरंजन भले करती हों, लेकिन उसमें समाज के किसी खास हिस्से का मजाक उड़ाने, उसे भावनात्मक चोट पहुंचाने की जो प्रवृत्ति देखी जा रही है, उसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्या बोल सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।